हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम हमारे एचपी पटवारी का जो लेक्चर नंबर सेकंड है उसको स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या देखा था? कल हमने बेसिक जो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन होती है वो हमने समझी थी। कुछ जो इम्पोर्टेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हमने समझे थे। तो अभी उसी में से एक जो नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, प्रिंटर। प्रिंटर का जो हमने एक पोर्शन पढ़ लिया था जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके। दूसरा हम पार्ट पढ़ रहे हैं आज हमारा, इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, आपके कागज़ या फिर जो आपका पेज होता है उसके साथ टच नहीं करते हैं। या फिर टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं कि जो हैमर होता है वो इस जो हैमर होता है वो क्या करता है, पेपर के साथ इम्पैक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो आपका पेपर होता है इसके साथ वो इम्पैक्ट नहीं करता है। तो वो तभी हम उन प्रिंटर्स को क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। ओके, तो इसकी जो कैटेगरीज होती है इसमें कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं, काफी बार एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंटर आता है इसमें वो आता है लेजर प्रिंटर। ओके। अब लेजर प्रिंटर आप सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है या फिर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा? आपका लेजर प्रिंटर है। ठीक है, जितने भी आप ऑफिस में देखोगे या फिर कहीं भी आप किसी शॉप पे भी देखोगे तो मैक्सिमम यूटिलाइज किस चीज का करते हैं, लेजर प्रिंटर का करते हैं। अब जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट होता है उसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी ड्राई इंक होती है, मतलब ड्राई इंक क्या होती है, एक एक टाइप का पाउडर की तरह एक इंक होती है जो बेसिकली क्या करते हैं हम प्रिंटर में उसको यूज करते हैं। मतलब एक ड्राई इंक हम किस में डालते हैं, अपने प्रिंटर में डालते हैं ताकि जब हमें प्रिंट लेना हो तो हम क्या करते हैं, उस ड्राई इंक को ही कन्वर्ट करते हैं किसमें, इन द फॉर्म ऑफ इंक। ओके, तो ये कैसे काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, वो भी हम देख लेते हैं साथ में। इसके अलावा यहाँ पे जैसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आता है यहाँ पे, इसका फ्यूजर असेंबली। ठीक है, फ्यूजर असेंबली एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जिसमें फ्यूजर असेंबली होती है, तो वो किसमें होती है, आपकी लेजर प्रिंटर में होती है। ठीक है, इसके अलावा टोनर। ठीक है, टोनर को ही बेसिकली क्या हम क्या बोलते हैं, ड्राई इंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी किसमें होता है, हमारे लेजर प्रिंटर के अंदर होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी है कि जब भी हम कंडीशनिंग करते हैं, मतलब कंडीशनिंग इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रिंटर पे आपको अल्फाबेट ए प्रिंट करवाना है किसी पेज के ऊपर। ओके, लेट्स सपोज आपको ए प्रिंट करवाना है पेज के ऊपर, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप कमांड दोगे। कौन सी कमांड आप यूज करोगे, कंट्रोल प्लस पी की आप कमांड यूज करोगे। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, इस कमांड की हेल्प से आगे प्रिंट कमांड दे दोगे। जैसे आप प्रिंट कमांड दोगे उससे होगा क्या, जो आपका अल्फाबेट ए होगा वो किसके पास जाएगा, आपके प्रिंटर के पास जाएगा। ठीक है, अब प्रिंटर क्या करेगा, बेसिकली आपका जो ए है उसको समझेगा कि अपने पेज पे कहाँ पे उसको आपको ए को प्रिंट करवाना है। ठीक है, उतने इतने एरिया को समझेगा। और इसकी कमांड किसको, जो प्रिंटर की जो कमांड होगा इसका जो अपना एक मैकेनिज्म होगा वो इसको समझेगा। समझने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक एक तरीके से फोटोस्टैटिक ड्रम होगा जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस जगह पे। एक इस टाइप का एक ड्रम होगा जहाँ पे क्या होगा, ये आपका अल्फाबेट पूरा ऐसे से करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस पूरे के पूरे ड्रम के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इम्प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इम्प्रिंट हो जाएगा और जैसे ये घूमेगा उसके साथ क्या होगा, जो आपका यहाँ पे लगा होगा ड्राई इंक का। ठीक है, ड्राई इंक क्या होगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो आपका एक तरीके से जो आपका फोटो सेंसिटिव ड्रम होगा ये क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इंक ड्राई इंक होगा वो क्या होगा, जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर वहां पे वो ऐसे ऐसे करके मतलब टच कर जाएगा वहां पे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फाइनली वो वहां पे पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करके जो आपका लेजर प्रिंटर है वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये पूरी जो बेसिक क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं वो यही है कि ड्राइंग किसमें यूज होता है, फ्यूजर असेंबली किसका पार्ट होता है, लेजर प्रिंटर का पार्ट होता है, इसके अलावा जो टोनर होता है वो किसका पार्ट होता है। ये सारी चीजें जो बेसिक है वो इसी की रिगार्डिंग पूछी जाती हैं। आई होप आपको उसका थोड़ा जो बेसिक मैकेनिज्म है वो समझ आ गया होगी, कैसे वो वर्क करता है, कि कैसे वो एक नेगेटिव चार्ज है जो पॉजिटिव जो ड्राई इंक होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इनडायरेक्टली क्या होती है, वो जो आपका पेज के ऊपर वो सारा का सारा जो पाउडर लग जाता है, वो पाउडर को हम हीट करते हैं तो वो पाउडर क्या एक तरीके से
प्रिंट करके हमें वो मतलब जो कागज़ है वो हमें लास्ट में दे देता है, ठीक है? तभी आप देखते हो जब भी कोई कागज़ प्रिंट होके निकलता है तो उसको आप टच करके देखना उसी टाइम, तो वो आपको क्या लगेगा हल्का गरम-गरम एहसास होगा। वो गरम क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी फ्यूज़र असेंबली होती है वो क्या करती है बेसिकली जो आपका पाउडर उस पेज के ऊपर लगा होता है उसको हीट करती है जिससे कि वो एक तरीके से कागज़ के ऊपर वो चिपक जाता है एक तरीके से, ठीक है? तो ये पूरा वर्किंग है किसकी आपकी लेज़र प्रिंटर की। अब इंकजेट प्रिंटर भी किसका पार्ट है? ये भी नॉन इम्पैक्ट का ही पार्ट है। अब इसमें इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जहाँ पे हम ड्राई इंक का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम अब किसका यूज़ करते हैं? इंक ड्रॉपलेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? आपने कुछ प्रिंटर देखे होंगे जहाँ पे क्या होते हैं 4 टाइप ऑफ कलर्स वहाँ पे डले होते हैं, ठीक है? एक कलर कौन-सा होता है आपका रेड होता है, ठीक है? जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? क्यान बोलते हैं, ठीक है? हाँ, एक आप देखते हो रेड कलर होता है, ठीक है? एक आप देखते हो क्यान कलर देखते हो, ठीक है? एक आप मैजेंटा कलर देखते हो बेसिकली, ठीक है? तो ये जो कलर कोडिंग होती है ये भी पूछी जाती है, सीएमवाई के जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? सीएमवाई की कलर कोडिंग भी पूछी जाती है। ये कलर कोडिंग किसकी होती है? हमारी प्रिंटर की होती है। सी स्टैंड फॉर आपका क्यान कलर बोलते हैं इसको हम, एम स्टैंड फॉर मैजेंटा, वाई स्टैंड फॉर आपका येलो एंड जो आपका की होता है, की को हम बेसिकली कौन-सा कलर बताते हैं? ये ब्लैक कलर होता है। ठीक है? तो ये बेसिक 4 कलर्स होते हैं जो आप किसमें देखोगे अपने जो आपके पास इंकजेट प्रिंटर होगा वहाँ पे आप देखोगे। तो ये चीज़ भी पूछी जाती है कि सीएमवाई के जो कलर मॉडल है वो किसके लिए कौन से डिवाइसेस को यूज़ करता है? तो वो आपका प्रिंटर जो है डिवाइसेस को यूज़ करता है। और ये कलर्स भी पूछे जाते हैं। सी स्टैंड फॉर क्यान, एम स्टैंड फॉर मैजेंटा, वाई स्टैंड फॉर येलो एंड के स्टैंड फॉर आपका के स्टैंड फॉर एक्चुअल में होता है की, पर की को ही हम किस कलर मतलब की एक्चुअल में होता है कि किस कलर को बताने के लिए यूज़ करते हैं हम? ब्लैक कलर को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है अपने नोट्स में इस चीज़ को भी मेंशन कर लेना है साथ में। अब इसमें क्या होता है जैसे हमने देखा कि लेज़र प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें जो ड्राई पाउडर होता है वो पेज के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है और जो इंकजेट होता है इसमें क्या होता है जो बूँदें होती हैं उनको स्प्रे किया जाता है पेपर के ऊपर। ठीक है? अब देखो यहाँ पे सिंपली आप छिड़काव कर रहे हो तो उस छिड़काव होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो भी बूँदें होंगी वो यहाँ पे क्या हो जाएँगी, पेपर के ऊपर आ जाएँगी और उसके बाद लास्ट में उसको हीट कर दिया जाएगा ताकि वो परमानेंटली वहाँ पे इम्प्रिंट हो जाए एक तरीके से। ठीक है? तो ऐसे करके ये फ़र्क करता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। अब लास्ट में आता है हमारा थर्मल प्रिंटर। ठीक है? अब थर्मल प्रिंटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब आप देखते हो कि आप फैक्स वगैरह जब आप फैक्स मशीन देखोगे, किसी भी जैसे आप अ, जहाँ पे भी आप ऑफ़िस में किसी में फैक्स मशीन देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक बेसिकली मशीन लगी होती है फैक्स की, ओके? और उसमें एक पेपर डाला होता है, रोलिंग पेपर डाला होता है, तो जैसे कोई फैक्स आता है, तो वो क्या होता है, व्हाइट पेपर के थ्रू व्हाइट पेपर को हीट किया जाता है उस पेपर को, तो हीट होने के बाद वो पेपर के ऊपर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, दिख जाता है, ठीक है? तो वो कैसे आता है, उसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है? वहाँ पे जो हम सिंपली क्या बोलते हैं, जो व्हाइट पेपर जो यूज़ किया जाता है, वो व्हाइट पेपर कुछ स्पेशल इंक के थ्रू हमने उसको बनाया होता है। वो स्पेशल इंक कौन-सी होती है हमारी बाइस्फिनोल पेपर, ठीक है? अब इसका एक्चुअल में जो जिन बच्चों की साइंस स्ट्रॉन्ग है, उनको पता होगा कि बाइस्फिनोल क्या करता है, ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, अगर इसको हम हीट करते हैं, तो ये ब्लैकिश ब्राउन एक कलर एक तरीके से ब्लैकिश ब्राउन क्या करता है अपना कलर छोड़ता है, ठीक है? तो जैसे ही किसी पर्सन ने कोई फैक्स भेजा, तो क्या होगा फैक्स जैसे ही कुछ एबीसी उसने भेजा, तो जो ये व्हाइट प्रिंटर होगा इसमें जैसे-जैसे वो रोल होगा तो इतना इतने-इतने एरिया को हम क्या करेंगे हीट करेंगे। मतलब इस एरिया को हमने हीट कर दिया तो ए आ जाएगा, इस एरिया को हम हीट कर देंगे तो बी आ जाएगा और इस एरिया को हम हीट करेंगे इतने-इतने एरिया को तो सी आ जाएगा। तो इन द एंड लास्ट में क्या होगा हमारे पास एबीसी प्रिंट होके आ जाएगा। फिर इसके साथ जैसे आप उसको निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे भी हल्का-हल्का सा कई जगह ब्राउन हो निकला होगा, कई जगह ब्लैक होगा। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि ये पेपर ही ऐसा होता है जो क्या करता है, थोड़ा-थोड़ा अपना ज़रा सा इसको हीट करते हैं तो एक ब्लैक या ग्रेइश कलर का वो हमें प्रिंट दे देता है, ठीक है? तो ऐसे करके जो हमारा थर्मल प्रिंटर है वो काम करता है, तभी इसका नाम क्या है थर्मल प्रिंटर। कि जब आप क्या करते हो पेज को गर्म करते हो या फिर जो स्पेशल पेज होता है, जिसको हमने क्या किया होता है जिसके ऊपर इंक मतलब एक तरीके से कोटिंग करी होती है बाइसिफिनॉल पेपर की, है ना? बाइसिफिनॉल केमिकल एक होता है उसकी एक तरीके से हमने कोटिंग करी होती है, ठीक है? तो इस तरीके से जो आपका थर्मल प्रिंटर है वो वर्क करता है। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट आता है,
ठीक है? यहाँ तक हमारे जो प्रिंटर्स थे वो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो प्रिंटर्स में जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है, जितने हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, इनकी हम स्पीड में किसमें मेज़र करते हैं? पेजेस पर मिनट्स में हम मेज़र करते हैं और एग्ज़ाम में इसको पीपीएम करके लिखा होता है। जैसे हमने कल भी देखा था कि जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर थे, ठीक है? इम्पैक्ट प्रिंटर हमने कौन-कौन से थे? एक हमारा था जिनकी स्पीड किसमें चलती है, कैरेक्टर्स में मेज़र होती है, दूसरे हमारे थे जिनकी स्पीड हम किसमें मेज़र करते हैं? लाइन्स पर मिनट्स में, ठीक है? कैरेक्टर पर सेकंड और लाइन्स पर मिनट, ठीक है? इन्हीं को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में? सीपीएस और एलएमपी लिखते हैं, ठीक है? या फिर लाइन्स पर मिनट, ठीक है? एलपीएम भी लिखते हैं या फिर कई जगह एलएमपी भी लिखा होता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको ऑप्शन एग्ज़ाम में ऐसे ही आएँगे, ठीक है? आपको पूरा नहीं लिखा होता है, आपको सिंपल ऐसे करके लिखा होता है, तो आपको इस चीज़ को समझना है कि एग्ज़ामिनर आपसे किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, वो आपसे इससे क्या पूछना चाहता है, ठीक? फिर यहाँ पे कुछ जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में किसके रिगार्डिंग आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। सबसे पहला तो क्या है, जितने भी हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इनकी एक स्पेशलिटी होती है कि इनको आप डुप्लेक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब डुप्लेक्सिंग क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वर्ड में 2 फाइल्स हैं जिनको आपको प्रिंट करना है। मतलब हम क्या करते हैं उसको एक को आगे प्रिंट कर लेते हैं और इसी पेज को घुमा के हम इसके बैक साइड पे भी प्रिंट कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं डुप्लेक्सिंग, ठीक है? मतलब फ्रंट और बैक पे आप प्रिंटिंग कर सकते हो। जैसे आपका एक बुक का पेज होता है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड के जो पीछे का जो पेज होता है, उस पे भी आप क्या कर सकते हो बेसिकली प्रिंट कर सकते हो। मतलब पेज के दोनों तरफ आप प्रिंट कर सकते हो। ये किसकी स्पेशलिटी होती है या फिर किसकी टेक्निकल स्पेशलिटी होती है प्रिंटर्स की, जो बेसिकली आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसके अलावा डीपीआई इनकी एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे हम बोलते हैं कि बताओ डीपीआई क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रिंटर्स हैं, 1 इंच मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक 1 इंच का एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में वो कितने एक तरीके से डॉट्स को प्रिंट कर रहा है। ठीक है? तो इसको इसको हम मेज़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स ये हमारा बॉक्स था, इसमें हमने कितने हैं टोटल 8 हमने ड्रॉप्स हमने क्या किए यूटिलाइज़ कर लिए। तो हम क्या बोलेंगे इसका डीपीआई कितना है? इसका डीपीआई कितना है 8 है। कि एक जो पर इंच का एरिया है उसमें हमने कितने डॉट हमने यूज़ किए हैं? हमने 8 डॉट यूज़ किए हैं। अब 8 डॉट अगर हम इंकजेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ड्रॉप्स होगा और अगर हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगी? ड्राई इंक होगी। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। इसके अलावा पीपीएम तो मैंने आपको बता ही दिया कि पेजेस पर मिनट्स क्या होती है, इनकी बेसिकली एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है। तो जब भी ये तीनों चीज़ें आएँगी तो आपने ये समझना है कि एग्ज़ामिनर क्या पूछना चाहते हैं आपसे, किसी भी प्रिंटर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है क्योंकि हम जब सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था हमारे पास इनपुट यूनिट होता है। इसके बाद इनपुट यूनिट क्या करता है, कोई डाटा भेजता है किसके पास, अपने सेंट्रल डिवाइस के पास जिसको हम सीपीयू बोलते हैं और सीपीयू से लास्ट हमारे पास कहाँ पे जाता है वो आउटपुट में जो इन्फॉर्मेशन होती है या फिर जो डाटा होता है उसको सीपीयू कन्वर्ट कर देता है किसमें, इन्फॉर्मेशन में। और इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ दिखती है, हमारे आउटपुट डिवाइस के ऊपर दिखती है। तो यहाँ पे सबसे जो मेन काम है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे सीपीयू है जो सबसे मेन काम कर रहा है। तो हम सीपीयू के बारे में अब थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में सीपीयू होता क्या है, क्या इसका वर्किंग है। ओके, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखना है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीयू होती है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही बोलते हैं क्योंकि अब देखो सेंट्रलाइज़्ड कौन है ऐसा इक्विपमेंट जो सारी की सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। ऑब्वियसली सीपीयू ही हैंडल कर रहा है। ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एग्जाम पूछा जाता है हु इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो वो सीपीयू होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज पूछी जाती है कि आपका हार्ट कौन होता है, दिल कौन होता है हमारा किसका, कंप्यूटर का। हार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन होता है हमारा, इसको अपने याद रखना है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये जो हमारा सिंबल होता है ये माइक्रो को दिखाता है। तो जो हमारा हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड सीपीयू में इंपॉर्टेंट चीज आती है, सेकंड आता है इसमें एएलयू एंड सीयू एंड मेमोरी। मतलब एक्चुअली में जो हमारा सीपीयू होता है ये 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जो हमारा ये बॉक्स आप देख रहे हो, इस बॉक्स में क्या होती है, 3 चीजें होती हैं। इसमें एक एएलयू होता है, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है और साथ में क्या होती है, इसमें एक अपनी मेमोरी होती है। तो बेसिकली ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है जो हमारा सीपीयू होता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आपका सीपीयू में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें एएलयू होता है, सीयू होता है और मेमोरी होती है। और कई बच्चों को एक्चुअली में पता नहीं होता है किस टाइप की मेमोरी की हम बात कर रहे होते हैं।
तो ये जो इंटरनल मेमोरी होती है उसकी, ठीक है, तो इसके रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, हम सीपीयू के कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर्स की बात कर रहे होते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है उनको हम एज अ रजिस्टर काउंट करते हैं उस टाइम पे। ओके, फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एएलयू। ठीक है, अब एएलयू का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके, मैंने क्या बताया कि हम आपका जो सीपीयू होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, एक आता है आपके पास एएलयू का सेक्शन, एक आता है सीयू का सेक्शन और एक आती है मेमोरी। ओके, जो आपका एएलयू का सेक्शन है ये क्या काम करता है, जितने भी आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल मतलब काम होते हैं वो सारे के सारे हैंडल कौन करता है, आपका एएलयू हैंडल करता है। अब अरिथमेटिक काम क्या, फॉर एग्जांपल आपको 2+2 करना है, इसके अलावा 5+9 करना है, मतलब कोई भी जैसे लेट्स सपोज 5/5 करना है, तो जो भी ये हम आपको देखते हो ना, जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं, ये सारा का सारा कौन डील करेगा, आपका एएलयू डील करेगा। इसमें अरिथमेटिक को आप समझ आ गया। अब लॉजिकल चीज क्या हुई, लॉजिकल मतलब कोई चीज सत्य है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हम कोई लॉजिक से देखते हैं, जैसे मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं कि 3 = 3। ठीक है, अब ये बात क्या होगी, या तो वो सच होगी या तो वो नहीं होगी, या तो वो गलत होगी या तो वो सही होगी। ठीक है, अब ये लॉजिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एएलयू का एक यूनिट होता है लॉजिकल यूनिट, वो इस चीज को चेक करता है कि आपका जो लॉजिक है वो सही है या गलत है। ठीक है, याद रखना जो भी आपके लॉजिकल यूनिट्स होते हैं वो हमेशा आपकी आउटपुट किस में देते हैं, या तो वो आउटपुट आपकी 1 होगी या तो वो आपकी आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। मतलब या तो कोई चीज़ यस होगी या तो कोई चीज़ नो होगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर इसी का जो नेक्स्ट सेक्शन आता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब सीईओ का नाम ही कंट्रोल यूनिट क्यों रखा है, अब जितने भी हमारे हार्डवेयर होते हैं, अब आपके उस कौन से हार्डवेयर से हमने कौन सा काम करवाना है, किस टाइम पे हमने कौन सा सिग्नल उसको भेजना है, तो मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन का काम है एक तरीके से। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेशन करने का काम है वो कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। और कंट्रोल यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, नर्व सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ 2+2, अब देखो आपके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लिया होगा और आपके माइंड में आंसर आ गया होगा 4। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारा, क्योंकि हमारा नर्व सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें हमने 2 वैल्यूज दे दी, उसके बाद इसने इसको ऑटोमेटिकली इवेल्युएट करके हमें बता दी कि इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। सपोज मैं अगर आपको ऐसे ही बताता कि आपके पास क्या है, 2+2 ही है सिर्फ, हम सपोज कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है और ये इज इक्वल टू। ठीक है, अभी आपका माइंड यहाँ पे सोच रहा है, अपने एज्यूम कर रहा होगा कि यहाँ पे आप प्लस दे सकते हो, माइनस दे सकते हो, डिवाइड दे सकते हो, मल्टीप्लाई दे सकते हो। ठीक है, जब तक आपको मैं ये वैल्यू नहीं दूंगा तब तक आपका माइंड इस वैल्यू को इवेल्युएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्यों, क्योंकि हमारा नर्व सिस्टम ऐसे काम करता है। अगर हमारे पास पूरी इक्वेशन आती है तो हमारा माइंड उसको ऑटोमेटिकली अपने माइंड में क्या कर लेता है, उसको सॉल्व कर लेता है। तो ये सारा का सारा कंट्रोलिंग करने का, ये काम करने का कौन मैकेनिज्म करता है, हमारा सीयू काम करता है। तो एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि ऐसा कौन सा यूनिट है हमारे कंप्यूटर में जो ह्यूमन ब्रेन का, जो ह्यूमन ब्रेन में होता है न्यूरॉन्स या फिर नर्व सिस्टम होता है उसकी तरह काम करता है, तो वो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट देखो क्या काम काम करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना। ठीक है, अब टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल क्या होता है कि मुझे किस टाइम पे कौन सा सिग्नल भेजना है, जिससे क्या होगा इन द एंड मेरे पास लास्ट में वो आंसर जो है वो इवेल्युएट होकर आ जाए। ठीक है, मतलब बेसिकली मैंने वही बताया कि कोऑर्डिनेशन करवाने का काम है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे करवाएंगे, कितने टाइम के लिए कौन सा चीज़ मुझे यूज़ करनी है, उसके बाद उसको छोड़ना है, तो उसके लिए अलग अलग सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल किसका पार्ट है, आपके कंट्रोल यूनिट का पार्ट है। अब कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हम बात करते हैं कंट्रोल करना हार्डवेयर, तो हार्डवेयर को हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग सिग्नल। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए हम कौन सा हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या जनरेट करते हैं, या फिर सीयू कंट्रोल यूनिट उसमें उस टाइम पे कौन से सिग्नल जनरेट करता है, टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है। ओके, और इसके अलावा अगर हमें कोई फ्लो बताना है, जैसे फ्लो इन द सेंस क्या हुआ, 2+2 मतलब पहले 2 आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद लास्ट में आंसर 4 आएगा, तो एक तरीके से फ्लो है। ठीक है, फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा, लास्ट में हमारे पास आउटपुट है। जब इस टाइप का आएगा तो इस टाइप के कौन से सिग्नल जनरेट किए करता है सीयू आपका, कंट्रोल फ्लो के कंट्रोल सिग्नल्स को बेसिकली वो जनरेट करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये चीज समझ आ गई हुई कैसे ये हमारा वर्क करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मेमोरी। कि अब मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे जितने भी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं,
या फिर कोई ऐसा डाटा है जिसको हम परमानेंटली स्टोर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से पॉसिबल होती है? हमारी मेमोरी की हेल्प से होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा मेमोरी है उसको हम कैसे पढ़ते हैं या फिर उसको कैसे बाइफरकेट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेमोरी आती है रजिस्टर, उसके बाद आती है कैशे, उसके बाद आती है रैम-रोम, उसके बाद आती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अलावा आपके ऑप्टिकल मैग्नेटिक टेप और उसके बाद ऑप्टिकल या फिर मैग्नेटिक टेप और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कोई लेटेस्ट और आती हैं। जैसे मतलब इसी में वैसे कंसीडर कर लेते हैं उनको, ठीक है? ब्लू रे डिस्क वगैरह। तो इसी में एक्चुअल में ये पूरी की पूरी हमारी क्या है, एक मेमोरी हायरार्की है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं मेमोरी हायरार्की को, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है? तो रजिस्टर क्या है हमारे पास, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। हमारे रजिस्टर होते हैं वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। और पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर से क्लोजेस्ट कौन सी मेमोरी है, ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर के क्लोजेस्ट भी कौन से होते हैं, हमारे रजिस्टर्स होते हैं। और सबसे जो रजिस्टर होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्टर, उसका नाम क्या होता है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, याद रखना कि जो रजिस्टर होता है, ठीक है, तो उसमें एक्चुअल में जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर क्या काम करता है, ये एक्चुअल में कोई भी कैलकुलेशंस होती है उनको परफॉर्म करता है, और कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे 2+2 हमने इवेल्युएट करवाना है किसी रजिस्टर ए में, ठीक है? और इस रजिस्टर का नाम ही क्या है, एक्यूमुलेटर, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो इसी रजिस्टर के अंदर होंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर। 2+2 रिजल्ट कितना आएगा, 4। तो 4 भी इन द एंड कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 2+2 कितना हो गया, 4। तो 4 इवेल्युएट होने के बाद कहाँ पे स्टोर हो गया, टेम्परेरी इसी रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया। तो तभी हम इसको स्पेशली पढ़ते हैं एक्यूमुलेटर को, क्योंकि कैलकुलेशंस इवेल्युएट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है? और दूसरी चीज़ आपने इम्पोर्टेंट पढ़नी है कि जो आपके रजिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली किससे मिलकर बने होते हैं, हमारे पास फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप होता कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि हमारे जो कंप्यूटर होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, मतलब या तो उसमें उसके अंदर कोई चार्ज होगा या तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि मेमोरी का यूज़ करते हैं, और इसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक है? अब लेट्स सपोज हम बोल देते हैं कि आज पॉसिबिलिटी है कि आज से क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है? तो बारिश होने की संभावना क्या है, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, मतलब या तो यस होगा या तो नो होगा, ठीक है? तो जो भी इवैल्यूएट होके रिजल्ट आएगा वो मैं कहाँ कहाँ स्टोर करूंगा, इसके अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये सबसे बेसिक जो चीज होती है हमारे रजिस्टर की, वो फ्लिप फ्लॉप होती है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, सेकंड कैशे आता है। अब कैशे में ये चीज़ पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो रजिस्टर और मेमोरी, एक्चुअल में ऐसी कौन सी टाइप की मेमोरी होती है जो कि मेन मेमोरी और रजिस्टर के बीच में लाई करती है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है हम रैम को ही क्या बोलते हैं, हमारी मेन मेमोरी बोलते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो हमारी रैम की होती है वो मेन मेमोरी होती है। तो देखो, मेन मेमोरी और जो आपके रजिस्टर होते हैं उसके बीच में कौन सी मेमोरी आ रही है, आपकी कैशे मेमोरी आ रही है। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी लाई करती है, कैशे मेमोरी लाई करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो कैशे होती है उसमें टाइप्स होते हैं L1, L2, L3। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको फिर से इलेबोरेट करूंगा, पर अभी एक लेआउट समझ लो आप कैसे कैसे होता है। फिर जो कैशे होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक टर्म आती है कि जो कैशे है वो कौन से प्रिंसिपल या फिर किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। वो काम करता है रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी के ऊपर। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे रैम होता है तो रैम की अपनी कुछ टाइप्स होती है, रोम की अपनी कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम एक तरीके से पढ़ेंगे। पर यहाँ पे जो एस रैम होती है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा वैसे आपको, जो एस रैम होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है। ओके, तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, आगे इसको इलेबोरेट करके नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके बाद आती है हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ कि इसको हम क्यों पढ़ते हैं, मेमोरी हायरार्की को हम क्यों पढ़ते हैं। और देखो, जब भी हम सबसे बात करते हैं स्पीड और स्टोरेज की, ठीक है, तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम कैशे की होती है, उससे कम हमारी रैम की, ठीक है, उसके मतलब उससे कम हमारी रैम की, फिर रोम की, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव की, फिर मतलब एसएसडी की, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव की,
फिर हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज की, फिर हमारे लास्ट में ऑप्टिकल स्टोरेज की। मैं बताऊं, अगर सबसे फास्ट कौन है, नंबर 1 पे रजिस्टर, नंबर 2 पे हमारा कैशे। और अगर कैशे में भी बाइफिकेट करके पूछे कि बताओ सबसे फास्ट कौन है, तो इसमें 2.1 पे आएगा आपका L1 कैशे, 2.2 पे फास्टेस्ट आएगा आपका L2 कैशे, और 2.3 पे आएगा आपका L3 कैशे। ओके। इसके बाद जो आपका फास्टेस्ट होता है वो कौन सा आता है आपके पास, रैम। रैम रोम में फास्टेस्ट किसको हम बोलते हैं, हम बेसिकली रोम को फास्टेस्ट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका रोम आएगा, फोर्थ नंबर पे आपका रैम आएगा। उसके बाद हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव में हमारी फास्टेस्ट होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो पांचवें नंबर पे ये फास्ट होगी। सिक्स नंबर पे हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव फास्ट होगी। उसके बाद हमारे पास जो हमारी मैग्नेटिक टेप होती है वो फास्टेस्ट होती है। ओके। उसके बाद हमारी लास्ट में हमारा जो ऑप्टिकल मीडिया होता है, ठीक है, वो हमारा फास्टेस्ट होता है। ठीक है। तो ऐसे करके अगर स्पीड के वे में पूछेंगे आपसे, आप बताओ स्पीड और कॉस्ट के बिहाफ पे कौन सी मेमोरी सबसे ज्यादा महंगी है, तो आप बोलोगे रजिस्टर की स्पीड भी ज्यादा है पर साथ साथ में ये महंगी भी है ना। इसके अलावा कैशे का पूछेंगे, आप बताएं, अगर ऑप्शन दे दें मैं आपको चार, क्या बताओ, रैम रोम हार्ड डिस्क ड्राइव और कैशे, इसमें से सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है। ठीक है। तो आप बताओगे सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी पड़ती है, हमें कैशे की पड़ती है। और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा स्पीड भी किसकी है, तो आप भी बोलोगे स्पीड भी कैशे की यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। और इसी चीज को अगर हम इन टर्म ऑफ स्टोरेज देख लें, क्योंकि ये हमने अभी क्या देखा, हमने देखा इसकी स्पीड और इसकी कॉस्ट के बिहाफ पे इसको हमने बाइफिकेट करी है। तो जो स्पीड होती है वो ऊपर से नीचे चलती है। तो जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, तो सबसे कम स्टोरेज हमारी रजिस्टर की होती है, उससे ज्यादा स्टोरेज हमारी कैशे की होती है, उससे ज्यादा हमारी रोम की होती है, उसके बाद रैम की स्टोरेज होती है, उसके बाद हमारी वो डिपेंड करता है हार्ड डिस्क ड्राइव और मतलब एक्चुअली में स्टोरेज बढ़ती है। ये जैसे मैं आपको ऑप्शन में दे क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, रैम रोम, कैशे और रजिस्टर, इनमें से सबसे ज्यादा मेमोरी किसके पास होती है, तो आप बताओगे सर हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव की मेमोरी क्या होती है, वो मेमोरी स्टोरेज ज्यादा होती है बेसिकली। ओके। तो स्टोरेज इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर रजिस्टर की बात करें तो सबसे कम, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सबसे कम किसके पास होती है, सबसे कम आपकी रजिस्टर्स के पास होती है। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है। ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकते हैं, पर आपने ये चीज समझ ली है कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो क्या होती है, मेमोरी का जो साइज होता है वो कम होता रहता है। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 90 रह गया, एग्जाम्पल ऐसे समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे 80 रह गया और यहाँ पे 70 रह गया। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी स्टोरेज सबसे ज्यादा है और जो सबसे ऊपर पहुंच गया तो उसकी स्टोरेज क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है। तो ऐसे करके जो आपका मेमोरी हायरार्की है वो वर्क करता है। फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट आपका, सबसे पहले आता है रैम। ठीक है। रैम क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस टाइप की मेमोरी होती है, वोलेटाइल या फिर टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, घोस्ट भी क्या है, टेम्परेरी है, कि वो एक टाइम ही दिखता है, ठीक है, मतलब रात को ही दिखता है, मॉर्निंग में नहीं दिखता है, तो वैसे ही उस टाइप का है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम हमारी। ओके। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी मेन मेमोरी बोलते हैं। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, इसी को हम क्या कंसीडर करते हैं, मेन मेमोरी कंसीडर करते हैं। ओके। जो हमारी रैम होती है वो मेन मेमोरी होती है। और एक चीज आपको याद रखनी है, जितने भी आपके प्रोग्राम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप फोन यूज कर रहे हो, तो फोन में आप किसी एप्लीकेशन को चला रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई कुछ भी चीज कर रहे हो, एक्स वाई जेड चीज कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज आपकी कहाँ पे चलती है, आपकी मेन मेमोरी के ऊपर ही चलती है, जिसको आप क्या बोलते हो, रैम बोलते हो। ठीक है। जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, टेम्पलेट पे जो भी आपकी एप्लीकेशन यूज करते हो, उसका डाटा जो स्टोर करते हो, तो उस टाइम पे जितनी वर्किंग हो रही होती है वो रैम के ऊपर वर्किंग हो रही होती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप सपोज कर लो कि आपने क्या किया है, आपने एक वर्ड फाइल क्रिएट करी, ठीक है, आपने उसके अंदर अल्फाबेट लिखा ABC, और अभी आपने इसको सेव नहीं किया और एकदम से क्या हुआ, लाइट चलेगी। तो जैसे लाइट चलेगी तो आप देखोगे, जब आप उसको नेक्स्ट टाइम ऑन करते हो तो आपका जो कंटेंट था ABC वो वहां से डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जो ये सारा सारा जो काम हो रहा होता है वो कौन सी मेमोरी के ऊपर हो रहा होता है, रैम के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है। ये आता है आपका फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या आता है, इस चीज को समझ लेते हैं। आप क्या कर रहे हो, उसी काम कर रहे हो, ठीक है, रैम के ऊपर भी करंटली काम कर रहे हो, पर आपने क्या कर दिया अभी यहाँ पे, सेव कर दिया इस डॉक्यूमेंट को। तो जैसे आप सेव करते हो तो वो क्या होता है आपके पास, रैम से
जो डाटा होता है वो कहाँ पे चला जाता है आपके पास, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर वो डाटा चला जाता है बेसिकली। ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, जब आपने इसको सेव कर दिया, सेव होने के बाद जो रैम से डाटा चला गया हार्ड डिस्क ड्राइव पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं परमानेंट। ठीक है, कि आपने क्या किया, जो टेम्परेरी डाटा था रैम में, उसको आपने किस में डाल दिया, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि एक तरीके से हमारी परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो मैंने तभी आपको एग्जांपल बताया, क्योंकि अब इससे आप रिलेट कर पाओगे, जो भी चीज़ें एक्चुअली में वर्क कर रही होती हैं, वो किस कौन सी मेमोरी के ऊपर काम करती हैं, वो आपकी रैम के ऊपर काम करती हैं। फिर आपके पास यहाँ पे जो टाइप ऑफ रैम होती है, वो एक आती है एस रैम आती है, दूसरी आती है डी रैम। ठीक है, एस रैम और डी रैम में ये चीज़ पूछी जाती है, एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैटिक रैम। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी से डायनेमिक रैम होती है। अब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में बेसिकली ये डिफरेंस होता है, अगर स्टैटिक जो रैम होती है, एक ऐसी मेमोरी होती है, अगर आप उसमें एक बार कुछ चीज़ डाल दो, ठीक है, जब तक अपना आप सिस्टम बंद नहीं कर दोगे टोटली, तब तक उसमें वो डाटा वैसा का वैसा ही रहेगा। और डायनेमिक रैम में क्या होता है कि उसको कंटिन्यूसली जो है पावर सप्लाई चाहिए होती है, मतलब कंटिन्यूसली पावर सप्लाई चाहिए होती है। अगर उसमें आप थोड़ा सा ही पावर सप्लाई बंद कर दोगे, तो उसमें जो भी डाटा था वो ऑटोमेटिकली उसको इरेज कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्यों पढ़ते हैं, कि हमने ऊपर एक चीज़ पढ़ी, कैशे पढ़ा, और एक हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा ऊपर कैशे, और एक हमने पढ़ा रैम पढ़ा। तो जो रैम होता है, रैम को बनाने के लिए हम किस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, डी रैम का, और कैशे बनाने के लिए हम किस टाइप की मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, एस रैम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कैशे जो मेमोरी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, एस रैम से बनी होती है। पर जो हमारी डी रैम होती है, वो बेसिकली जो हमारी नॉर्मल रैम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डी रैम बोलते हैं, या फिर डायनेमिक रैम बोलते हैं। तभी तो उसको बार बार पावर की जरूरत पड़ती है, अगर आप उसकी पावर सप्लाई कट कर दोगे एकदम ही, तो उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे सिम और डिम। ठीक है, अब ये एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारे पास टाइप ऑफ मेमोरीज होती हैं, ये किस टाइप में इसको हम कंसीडर करते हैं, चाहे वो रैम है, चाहे वो रोम है, चाहे वो हार्ड डिस्क ड्राइव है, चाहे वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ठीक है, वो होता क्या है, एग्जाम्पल अगर हम रैम का ही ले लें, तो आपने कुछ देखा होगा, कुछ मेमोरीज होती है उनके एक साइड ही क्या लगा होता है, ऐसे करके कोटिंग करी होती है, चिप्स, एक एक साइड में ही चिप्स लगी होती हैं। और कुछ ऐसी मेमोरी होती है जिनकी डबल साइड लगा होता है, मतलब एक तो फ्रंट में भी होगा इसके, और इसी के क्या होगा, जस्ट इसके बैक साइड में भी होगा। ठीक है, एक तो इसका मान लेते हैं ये फ्रंट आ गया, और इसी का जो है बैक साइड। ठीक है, इसके बैक साइड पे भी क्या होगा, एक तरीके से कोटिंग होगी ऐसे करके। ठीक है, तो जो इस टाइप की मेमोरीज होती हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल साइड पे कोटिंग करी होती है, इसको हम बोलते हैं सिम। और जो मेमोरी ऐसी होती है जिनको दोनों साइड, मतलब फ्रंट पे भी किया होता है और उसके बैक पे भी क्या होती है, कोटिंग की होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लाइन सपोज कर लेते हैं, ये लाइन आ गई हमारी, चिप आ गई, तो इसके यहाँ पे भी कोटिंग करी है और यहाँ पे भी कोटिंग करी है। ओके, तो जो इस टाइप का मैकेनिज्म होगा, इसको हम बोलते हैं डिम। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, सिम को, कि सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल, की मतलब एक ही जो लाइन है उसी के ऊपर क्या हमने क्या किया है, उसकी जो मॉड्यूल्स हैं, मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, उनकी कोटिंग करी है। और डिम क्या होता है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, मतलब एक्चुअल में एक ही लाइन है, पर उसके फ्रंट और बैक दोनों जगह हमने क्या की है, कोटिंग करी है, ताकि हम मेमोरी स्टोरेज को इम्प्रूव कर पाए। तो ये मतलब होता है सिम और डिम का। ठीक है, तो सिम में वही आ गया सिंगल साइड कोटिंग, यहाँ पे डबल साइड कोटिंग। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि जो आपकी मेमोरीज बनती है उसमें किस टाइप की कोटिंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे गोल्ड हो गया, टिन हो गया, इनका हम बेसिकली यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और डिम में भी क्या है, क्योंकि है तो सेम ही है, तो यहाँ पे भी डिम में भी क्या करते हैं, गोल्ड और टिन का ही हम यूज़ करते हैं। अब देखो, सिम और डिम में मैंने आपको एक पहले ही समझा दिया, कि अगर किसी के एक साइड ही कोटिंग होगी, तो उसमें क्या है, ओब्वियसली स्टोरेज कम होगी। और जिसके दोनों साइड कोटिंग हो रही होगी, तो उसके दोनों साइड क्या होगा, उनको हम अगर कंबाइन करके यूज़ करेंगे, तो ओब्वियसली उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज कर लेते हैं कि जो ये वाली कोटिंग थी, इसका साइज कितना है आपका, 20। तो यहाँ पे देखो, इसका सिंगल का ही कितना बन गया, 20 बन गया, और इसके दूसरे वाली साइड का भी 20 बन गया, तो ये टोटल 40 बन गया, और ये टोटल सिर्फ 20 ही रहा। ठीक है, तो ये फायदा था इसका डिम का, कि आपने दोनों साइड उसके यूज कर ले मेमोरी के। फिर हमारे पास नेक्स्ट कुछ आता है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रैम, वो कौन सी आती है हमारे पास, डी रैम आती है, इनकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, डबल डाटा रैम बोलते हैं इसको, और एस डी रैम।
सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है, इनको आपको याद रखना है। इनमें भी अगर फास्टेस्ट पूछ लें तो एसडी रैम हमारी फास्टेस्ट होती है एज कम्पेयर टू डी रैम। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है रोम। ठीक है, अब रोम को हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। जैसे हमने रैम को क्या पढ़ा, रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, पर रोम हमारी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब ये ऐसी मेमोरी होती है, इसके अंदर एक बार आपने डाटा लिख दिया तो वो डाटा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, मतलब परमानेंटली वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिंबल बना दिया कि वो डाटा क्या होता है, वहाँ पे लॉक हो जाता है। तो ये किस टाइप की मेमोरी होती है, इसमें हमारी फर्मवेयर लिखा होता है। ठीक है, अब कई बच्चों को पता नहीं होता है फर्मवेयर क्या होता है। तो फर्मवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो या फिर अपना मोबाइल को ऑन करते हो ना, तो आप देखते हो वहाँ पे कुछ अपनी एनिमेशन होती हैं स्टार्टिंग होने की, कि आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है। तो एक्चुअली में आपके ऑन होने से वो सिस्टम स्टार्ट होने का क्या लिंक हुआ, उसको सिस्टम को कैसे लगता है पता कि आप अपना सिस्टम अभी ऑन कर रहे हो, मुझे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना है, ये करना है। उसको भी हमें किसी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। वो मेमोरी कैसी होनी चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि आपने एक बार बंद किया तो वो फिर कभी ऑन ही ना हो। तो वो मेमोरी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर पाओ और वो डाटा वैसा का वैसा ही रहे। इसके लिए हम नॉन वोलेटाइल का यूज़ करते हैं, जो क्या होती है हमारी रोम होती है, उस टाइम पे हम रोम का यूज़ करते हैं। तो रोम में क्या होता है हमारे पास, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक्चुअल में पूरा करूँगी, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा काफ़ी बड़ा होता है, पर स्टार्ट कहाँ से करना है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमें एक्चुअल में मेन मोटिव होता है फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन हमें कहाँ से एग्जीक्यूट करवाने स्टार्ट करनी है, तो वो उसके बारे में कहाँ लिखा गया होता है, हमारे फर्मवेयर के अंदर। और फर्मवेयर कहाँ स्टोर करते हैं, हम हमारे रोम के अंदर स्टोर करते हैं। फिर हमारे पास आगे आते हैं टाइप्स। तो टाइप्स में क्या होता है, सबसे पहले रोम की सबसे पहले आता है पी रोम। ठीक है, पी रोम को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। अब प्रोग्रामेबल रोम का मतलब ये है कि अगर आपने इसमें एक बार कुछ चीज लिख दी, आप इसमें बाद में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सिंपल इसका एक मतलब है, इसको आप सिर्फ राइट वंस कर सकते हो, मतलब एक बार ही आप इसके अंदर लिख सकते हो, इसके अलावा आप नहीं कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट वंस एक बार लिख सकते हो, रीड मैनी मतलब मल्टीपल टाइम आप उसको रीड कर सकते हो। और इसको हम क्या बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं, ओटीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर सेकंड आता है आपके पास ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है, मतलब इसी का एडवांस वर्जन था। अब पता है एडवांस वर्जन हम बनाते ही क्यों हैं, जब हमें किसी चीज़ में कोई कमी लगती है। तो पी रोम में क्या कमी थी, इसमें ये कमी थी कि हम सिर्फ इसमें एक बार ही डाटा लिख पा रहे हैं। अगर मुझे मान लेते हैं कल को मुझे कुछ और डाटा इसमें लिखना था, तो वो मैं नहीं लिख पा रहा था। तो उसको लिखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, एक अलग से एक नई मेमोरी क्रिएट करनी पड़ी, जिसका नाम क्या था, ईपी रोम। अब ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसको इरेजेबल क्यों बोला, और इरेज हम किस चीज से करते हैं, ये है यहाँ पे पॉइंट सोचने वाला। तो यहाँ पे जो मेमोरी है उसके उसको कंटेंट को डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूवी रेज का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, यूवी रेज यूज टू डिलीट रोम, फर्दर वी कैन राइट ऑन इट। मतलब एक बार जो डाटा लिखा था उसको यूवी रेज से हम डिलीट कर सकते हैं, और बाद में अपनी मर्जी से कुछ और डाटा है वो उसमें परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, होगा इसमें भी डाटा परमानेंटली स्टोर ही, पर इसमें हमने क्या चीज़ एक तरीके से ऐड कर दी कि हम अपनी मर्जी से डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि जो हमारा ईपीरोम था, ये 1971 में डॉव फॉर्नमैन ने, जो इंटेल में काम करते थे, इन्होंने इसको बनाया था ईपीरोम मेमोरी को। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी जो जिनसे ये बनाया गया था, तो यहाँ पे फ्लोटिंग गेट्स और ट्रांजिस्टर्स का हमने यूज़ किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है डबल ईपी रोम। यहाँ पे डबल ईपी रोम क्या है, अब वहाँ पे जो उसमें कमी कुछ थी कि वहाँ पे हमें बार बार यूवी रेस का यूज करना पड़ रहा था, जो हमें एक तरीके से कॉस्टली पड़ रहा था। ठीक है, और कई बार कुछ जो डाटा है वो इरेज नहीं हो पाता था। तो उससे हमने क्या किया, थोड़ा अपडेट किया, हमने क्या कर दिया, एक मेमोरी बनाई ई पी रोम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा था, इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमें लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ा था, और लाइट सिग्नल फिर आगे जाके जो कंटेंट है रोम के अंदर उसको डिलीट कर रहा था। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जा रहा था। तो हमने सिंपली क्या बोला, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही क्या होगा, वो सारी की सारी जो मेमोरी के अंदर डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, डबल ई रोम बोलते हैं। ये 1978 में बनाया था जॉर्ज पेट पेट्टिलोग्स ने, इंटेल में जो काम करते थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। ओके, अब यहाँ पे वही चीज़ है, सिंगल डाटा टाइप कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है कि जो आपने डाटा लिखा होगा उसको भी आप मल्टीपल टाइम डिलीट और एक तरीके से रीराइट कर सकते हैं।
इसमें वही चीज़ है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, राइट वंस, ठीक है, और रीड मैनी, जो ये दोनों मेमोरी होती है ना हमारे पास, इसमें हम राइट वंस भी कर सकते हैं। और मतलब इसमें जैसे मैंने देखा ना, इसमें ऊपर जैसे हमारा पी रोम था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट वंस, मतलब एक बार ही लिख सकते हैं और मल्टीपल टाइम उसको रीड कर सकते हैं। पर जो हमारी डबल ई पी रोम और जो हमारी ई पी रोम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम हम डाटा राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट पूछी गई थी कि जो आपकी ईपी रोम होती है, तो आपकी डबल ईपी रोम होती है, इसमें क्या होता है, जब आप कोई डाटा को डिलीट करते हो तो वो डाटा कैसे डिलीट होता है, वो चीज़ पूछी गई थी। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप डाटा डिलीट करते हो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो वो डाटा बाइट बाय बाइट इरेज होता है। बाइट का मतलब है कि एक टाइम पे 8 बिट्स इरेज होंगे, ठीक है। एक्चुअली में 8 बिट्स को ही हम क्या बोलते हैं, 1 बाइट बोलते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एक टाइम पे क्या होता है, 8-8 बिट करके वो क्या करता है, डाटा को इरेज करता है, ठीक है, जो हमारा डबल ईपी रोम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। फिर लास्ट में जो हमारी मेमोरी आती है, वो सेकेंडरी, या फिर इसको हम ऑक्सिलरी बोलते हैं, या फिर इसी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये किस टाइप की होती है, एक हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एक हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। एसएसडी हमारी लेटेस्ट है और हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी पुरानी है, ओल्ड है, ठीक है। अब देखो, कोई चीज़ ओल्ड है, कोई चीज़ लेटेस्ट है, तो सबसे फास्ट कौन सी होगी, ऑब्वियसली एसएसडी हमारी फास्ट होगी, और जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये हमारी क्या होती है, स्लो होती है। पर इसमें और चीज़ क्या आती है, महंगी कौन होगी, ऑब्वियसली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो कॉस्टली होती है, और पुरानी टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो हमारी एक तरीके से एज कम्पेयर टू एसएसडी क्या होती है, सस्ती होती है, ठीक है। और ये दोनों मेमोरीज किस टाइप की कैटेगरी के अंदर आती हैं, ये भी हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर डाटा होता है वो परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है। परमानेंट क्या होता है, डाटा इनके अंदर स्टोर होता है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हार्ड डिस्क ड्राइव होता है और एसएसडी होती है, कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है कि ऐसा कौन सी मेमोरी होती है जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट में हम बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक तरीके से हार्डवेयर जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा होता है, पर एसएसडी में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मटेरियल होता है वो एसएसडी में ज़्यादा होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है, एक तरीके से जो मैग्नेटिक, एक तरीके से मैग्नेटिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हार्ड डिस्क में ज़्यादा लगे होते हैं। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि किस में हम क्या यूज़ करते हैं। और जो एसएसडी होती है, इसमें हम एक गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उस गेट का नाम क्या होता है, नैंड गेट होता है, ठीक है। अब गेट इन द सेंस, जैसे आप कोई चीज़ आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके इस लेवल के हिसाब से अभी इतना इतना सफिशिएंट बहुत है आपको। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है कि आप क्या करते हो, गेट का यूज़ करते हो, नैंड, ठीक है। अब नैंड गेट ही क्या होता है, एक तरीके से स्टोरेज, कि आप कैसे उसके अंदर डाटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो भी आज का था ये टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, क्या होता है। इसके अलावा कुछ डाउट रहता है तो आपने मुझे नीचे कमेंट करना है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।